नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स जीपीएससी पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे मई महीने पर बेस्ड हमारे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के टॉप 50 एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी पीसीसीएफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो नए प्रधान मुख्य वन संरक्षण पीसीसीएफ बने हैं वो बने हैं श्री अरुण पांडे। अरुण पांडे जी को नया पीसीसीएफ नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह टेक्निकली अध्यक्ष नहीं, अध्यक्षा नियुक्त की गई है और वह नियुक्त किए गए हैं श्रीमती रेणु पिल्ले। रेणु पिल्ले जी को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल यानी सीजीएसएसबी जिसे बोला जा रहा है उसकी प्रथम अध्यक्ष बनी है। छत्तीसगढ़ के 12वें पूर्णकालिक डीजीपी कौन बने हैं? तो अभी जो डीजीपी है वो पूर्णकालिक नहीं थे, परंतु थे वही जिन्हें पूर्णकालिक अभी नियुक्त कर दिया गया है, वह है अरुण देव गौतम। अभी तक यही डीजीपी थे परंतु इन्हें पूर्णकालिक रूप से नियुक्ति नहीं किया गया था, अब इन्हें पूर्णकालिक नियुक्ति दे दी गई। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नक्शा परियोजना छत्तीसगढ़ के किन शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित की जा रही है? तो यह केंद्र सरकार की है नक्शा परियोजना और इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि मापन यानी भूमि संपत्तियों का डिजिटल मैपिंग करना है और इसे डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करना ताकि भूमि विवाद वगैरह खत्म हो सके, शहर को सुव्यवस्थित रूप से प्लानिंग वगैरह इसकी की जा सके और साथ में ही शहर के सरकारी म्यूनिसिपैलिटी के पास स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड आ सके। तो इसके लिए अभी जो शहर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किए गए हैं वह है धमतरी, जगदलपुर और अंबिकापुर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नक्शा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा अभी हमने चर्चा किया, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना नहीं, शहरी क्षेत्रों में भूमि संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार करना। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो जैसी नक्शा परियोजना अभी हमने देखी शहरी क्षेत्र में, वैसे ही जो स्वामित्व योजना लाई गई है वह लाई गई है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्र के भू संपत्ति का डिजिटल मैपिंग करके डिजिटल इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करने से। देखिए यह जितनी भी योजनाएं हैं इसका मैंने डिटेल डिस्कशन मई के डिस्क्रिप्टिव वाले वीडियो में कर रखा है, वो आपने नहीं देखा होगा तो वो भी आप जाकर देख लीजिए। फिर इस एमसीक्यू से आप वीडियो देखेंगे, इस एमसीक्यू वीडियो को देखेंगे तो आपसे सारे एमसीक्यूज आसानी से बनने लगेंगे। उसमें हमने सारा चीज डिटेल में डिस्कशन कर रखा है, किसके द्वारा यह योजना लाई गई है, क्यों लाई गई है, इसके फायदे क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में, इसके बजट वगैरह क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन वो डिस्क्रिप्टिव वाले वीडियो में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह था हमारा स्वामित्व योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करने से यह योजना संबंधित है। मिशन लाइफ अंतर्गत क्लीन एनर्जी थीम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिशन लाइफ क्या है? मिशन लाइफ का अर्थ यह है कि ऐसे चीजों के द्वारा या ऐसी चीजों को हमारे जीवन में बढ़ावा देना जिससे किसी भी प्रकार के पर्यावरण को नुकसान देने वाले कोई भी उत्सर्जन हम ना करें, कोई किसी भी प्रकार का गैस एमिशन ना हो या अन्य किसी भी प्रकार का पर्यावरण को हम नुकसान ना पहुंचाए प्लास्टिक ये वो सबके माध्यम से, उसे बोला जा रहा है मिशन लाइफ। और इसके अंतर्गत क्लीन एनर्जी थीम मुख्य रूप से संबंधित है हमारा सौर ऊर्जा प्रसार से। सौर ऊर्जा प्रसार से मेधावी विद्यार्थियों को नीट एवं जेई के आवासीय कोचिंग एलन कैरियर इंस्टीट्यूट रायपुर में किस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी? तो सरगुजा क्षेत्र में यह मुख्यतः जो योजना है वह लागू की गई है। सरगुजा क्षेत्र के मेधावी छात्रों के लिए है, उन्हें नीट एवं जेई की आवासीय कोचिंग प्रदान की जाएगी एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा और यह योजना का नाम रखा गया ओजस्वी सरगुजा योजना। ओजस्वी सरगुजा योजना। आदर्श शहर समृद्धि योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के कितने नगरीय निकायों को चयन किया गया है? आदर्श शहर समृद्धि योजना क्या है? जो हमारे छत्तीसगढ़ के छोटे और मध्यम शहरी क्षेत्र हैं, टायर 2 टायर 3 सिटी जिन्हें बोला जाता है, या आप बोल सकते हैं नगर पंचायत या नगर पालिका के जो क्षेत्र हैं उन्हें और अधिक विकसित करने के लिए, उनमें शहरी बुनियादी ढांचे जो है उनको और विकसित करने के लिए यह आदर्श शहर समृद्धि योजना लाई गई है, यानी उनमें सुविधाओं का और विकास किया जाएगा, नगर निगम के समरूप उन्हें बनाया जाएगा, उसके लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना लाई गई है और इसके लिए कुल 32 नगरीय निकायों का चयन इसमें किया गया। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आदर्श शहर समृद्धि योजना अंतर्गत मुख्य रूप से क्या किया जाएगा? तो अभी हमने चर्चा की, केवल आवास निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा क्या? नहीं। केवल औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा क्या? नहीं। केवल ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा क्या? नहीं।
शहरों में मूलभूत सुविधाओं एवं शहरी ढांचों का विकास किया जाएगा, यानी इन सभी का यहाँ पर विकास करने की बात कही गई है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो जो बजट प्रावधान इस वर्ष रखा गया वह है 200 करोड़ का। नियत नेलानार 2.0 के अंतर्गत कितनी व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजनाएं सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएगी? तो कुल 31 हितग्राही मूलक योजनाएं, 14 सामुदायिक योजनाएं और 10 वांछित सेवा सुविधा इसके अंतर्गत ग्रामीणों को पहुंचाई जानी है। तो यहाँ पर हितग्राही मूलक पूछा तो ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना का लाभ किन बच्चों को दिया जाएगा, किन के बच्चों को दिया जाएगा? तो यह मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना क्या है? जो हमारे पंजीकृत निर्माण श्रमिक है, यानी निर्माण श्रमिक जिनका पंजीयन हो रखा है इनके मंडल में, निर्माण श्रमिक मंडल में, उनके बच्चों को कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक यानी पीजी तक यानी स्नातकोत्तर तक अलग अलग इनको कैटेगरीज में रखकर अलग अलग छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है 1000 से 10,000 रुपए तक। उसे कहा जाता है मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना। और यह योजना अभी की नहीं है, 2017 से ही शुरू हो गई है, परंतु चूंकि अपोजिशन की गवर्नमेंट थी तो कुछ समय तक ये ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब फिर से इसे लागू किया गया है, इसलिए यह न्यूज में है। और यह किन के बच्चों को दिया जाता है? तो यह पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम 2 बच्चों को इसको दिया जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना में स्नातकोत्तर स्तर पर छात्राओं को वार्षिक छात्रवृत्ति कितनी मिलती है? तो यह जो छात्रवृत्ति मिलती है यह मिलती ₹6,000, 6,000 की इसमें छात्रवृत्ति जो है वह मिलती है। दीप्ति योजना अवधि कितने वर्षों के लिए है? तो यह जो दीप्ति योजना लाई गई है यह मुख्यतः जो महिलाएं हैं गांवों में स्व सहायता समूह की भी या अदर ऐसे भी जो महिलाएं हैं उनको दीर्घकालिक रोजगार के लिए या उनको स्वरोजगार के बढ़ावा देने के लिए योजना लाई गई है। इनको क्या किया जा रहा है, सोलर ऊर्जा वाले जो क्षेत्र हैं उनमें इनको तकनीकी प्रशिक्षण दे करके वहां पर जो भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में है इनको रोजगार वगैरह प्रदान किया जा रहा है, इसलिए इनको बोला जा रहा है सोलर दीदी। इनको क्या किया जा रहा है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण दे करके इनको तैयार किया जा रहा है सोलर ऊर्जा वाले क्षेत्र के लिए। और जो पीएम सूर्य घर हमारा योजना है, ये जो पंचायत में इसका संचालन होगा उसमें इनको 25% आरक्षण दिया गया, यानी यदि 100 घरों में वहाँ सोलर पैनल लगने हैं तो 25 घरों में यह महिला सहकारी समिति लगाएगी जो कि महिलाओं से मिली हुई बनी होगी। और इन्हीं को सोलर ऊर्जा या सोलर पैनल लगाने की या सोलर पैनल रिपेयरिंग की इन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी और इन्हीं सबको बोला जा रहा है सोलर दीदी। तो यहाँ पर दीप्ति योजना इसी योजना से संबंधित यही योजना है दीप्ति योजना, और यह लाई गई है अगले 5 वर्ष के लिए, यानी 5 वर्ष के लिए 2026 से 2031 तक की इसकी अवधि। दीप्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण करना नहीं, ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ावा देना। यस, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अभी हमने चर्चा की, इनको सोलर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा था। हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। हनोदा व्यापवर्तन योजना किस जिले से संबंधित है? तो यह जो व्यापवर्तन योजना लाई गई है यह योजना संबंधित है दुर्ग जिले से। दुर्ग जिले में हनोदा व्यापवर्तन योजना लागू है, इसका मरम्मत कार्य वगैरह ये सब किया जा रहा है, इसके लिए थोड़े बहुत चर्चा में थे। नियत नेलानार 2.0 के तहत कितनी व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है? यह क्वेश्चन शायद अभी रिपीट हो गया, जिसमें हमने देखा था 31 हितग्राही, 14 सामुदायिक और 10 वांछित सेवाओं का लाभ जो है दिया जा रहा था। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ को देश में जो स्थान प्राप्त हुआ है वह है द्वितीय, सेकेंड पोजीशन पर है छत्तीसगढ़। नेशनल हाईवे पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए 24/7 टोल फ्री अत्याधुनिक एम्बुलेंस सहायता का डायल नंबर क्या है? तो यह टोल फ्री नंबर है एम्बुलेंस सहायता के लिए, वह डायल नंबर रखा गया है 1033। नेशनल हाईवे में जा रहे हैं आप, रात में किसी प्रकार की असुविधा हुई या किसी भी टाइम पर असुविधा होती है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर फोन करके सहायता उपलब्ध वगैरह करा सकते हैं। कईयों ने अपने एक्सपेरिमेंट भी किया था और कईयों को वाकई में समस्या भी हुई थी, तो उन्होंने इस फोन पर सहायता मांगी था और उन पर सहायता उपलब्ध हुई भी थी। किसी की गाड़ी पंचर हो गई थी, किसी के तेल खत्म हो गया था, इस प्रकार की कुछ कुछ चीजें बीच में न्यूज में पढ़ने को भी मिली थी। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। जनगणना कार्य रिकॉर्ड समय में पूर्ण करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है? तो यह जनगणना कार्य जिसने पूरा किया छत्तीसगढ़ का पहला जिला वह बना है गौरेला पेंड्रा मरवाही।
नीति आयोग के मार्गदर्शन में संचालित चैंपियंस ऑफ चेंज कार्यक्रम, इसके अंतर्गत अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में सेंट्रल इंडिया जोन में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान किस विकासखंड ने प्राप्त किया है? तो ये चैंपियंस ऑफ चेंज कार्यक्रम के अंतर्गत जो तिमाही, अंतिम तिमाही थी 2025 की, उसमें सेंट्रल इंडिया जोन में जिसने सेकंड स्थान प्राप्त किया वह विकासखंड है उसूल। बीजापुर का यह विकासखंड है उसूल, इसने सेकंड पोजीशन प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी स्वास्थ्यांक ग्रेडिंग में अचीवर श्रेणी में किस जिले को शामिल किया गया है? तो 4 कैटेगरीज में जिलों को डिवाइड किया गया था, जिसमें पहला नंबर था अचीवर्स का, फिर फ्रंट रनर, परफॉर्मर और फिर एस्पिरेशनल। तो अचीवर्स में जो शामिल जिला था वह कबीरधाम नहीं था, ये दोनों भी नहीं, मुंगेली जिले को शामिल किया गया था और यही फर्स्ट पोजीशन होल्ड किया था। मुंगेली होल्डेड द फर्स्ट पोजीशन इन स्वास्थ्यांक ग्रेडिंग रिपोर्टेड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। देश में मजबूत पंचायती व्यवस्था मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा रहा है? तो देखिए, देश के पंचायती राज मंत्रालय ने एक इंडेक्स निकाला था, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, जिसे बोला जा रहा है पंचायत उन्नति सूचकांक। उसमें सभी देशों के पंचायत स्थिति का आकलन किया गया था, कौन से देश में कौन से राज्य की पंचायती व्यवस्था कितनी ज्यादा मजबूत है, उसको लेकर के यह आकलन किया गया था और छत्तीसगढ़ का इसमें स्थान रहा है ओवरऑल 9th पोजीशन पर छत्तीसगढ़ रहा है। जशपुर जिले के सरडी ग्राम पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के अंतर्गत किस श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह सरडी ग्राम पंचायत, इसे जो श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ वह है स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत। देखिए, पंचायती राज मंत्रालय क्या करता है, जो हमारे 17 सतत लक्ष्य हैं, सतत विकास लक्ष्य, उसको 9 थीम में बांटा गया और 9 थीम्स में सभी पंचायतों का आकलन ये करता है और हर पंचायत को किसी न किसी फील्ड के लिए, किसी न किसी थीम के लिए यह पुरस्कार प्रदान करता है। यदि ये कोई थीम नंबर 1 है, इसमें 1, 2, 3 ऐसे पंचायत निकालेगा, देश भर में कितने पंचायत हैं सभी का आकलन करेगा, पहले स्थान पर है, दूसरे में या तीसरे में या फिर दूसरे थीम पर पहले में या दूसरे में या तीसरे में या इस प्रकार के सभी थीम के लिए टॉप 3 पंचायत को यह सम्मानित करता है। और छत्तीसगढ़ का यह सरडी ग्राम पंचायत जो है वह स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत की श्रेणी में देश में तीसरे स्थान पर रहा था। पीएआई यानी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पीएआई स्कोर के आधार पर छत्तीसगढ़ की शीर्ष ग्राम पंचायत कौन सी रही थी? तो यह छत्तीसगढ़ की यहाँ पर बात हो रही, छत्तीसगढ़ में जो शीर्ष ग्राम पंचायत रही थी वह थी झालमाला, बालोद। छत्तीसगढ़ में पंचायत विकास सूचकांक पीडीआई के संदर्भ में गरीबी मुक्त एवं आजीविका संवर्धन श्रेणी में प्रदेश में शीर्ष स्थान किस ग्राम पंचायत ने प्राप्त किया है? तो इस श्रेणी में जो ग्राम पंचायत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वह है धमतरी का मंदरौर ग्राम पंचायत। यह पंचायत विकास सूचकांक ये सब देखिए, मैंने उस डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में कवर किया है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। आप वो डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वह मौजूद है। उसके बाद ये सारे एमसीक्यू आपसे बिल्कुल मक्खन की तरह बनेंगे, एकदम स्मूथली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम होंगे कामयाब 2.0 वेब पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह हम होंगे कामयाब 2.0 वेब पोर्टल का मुख्य उद्देश्य यह आखिर बनाया क्या गया है? तो यह एक वेब पोर्टल है, इसमें जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ है, बेरोजगार युवा और साथ में इधर जो रोजगार देते हैं नियोक्ता, इनके लिए यह वेब पोर्टल बनाया गया है। इसमें क्या किया गया, एक वेब पोर्टल है जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ का भी पंजीयन होगा, नियोक्ता का भी पंजीयन होगा। तो जिस प्रकार के यूथ इनको चाहिए होंगे नियोक्ता को, उनकी जानकारी इनको इस पोर्टल से मिल जाएगी और अनएम्प्लॉयड यूथ को जिस प्रकार के जॉब चाहिए होंगे, अपनी अपनी फील्ड का पता, अपनी अपनी फील्ड के जॉब का पता इनको इस पोर्टल से चल जाएगा। यानी इनके बीच जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म करके एक कम्युनिकेशन ब्रिज स्थापित करने का काम यह पोर्टल करेगा। तो मुख्यतः युवाओं को रोजगार वगैरह के अवसर उपलब्ध कराएगा, साथ में काउंसलिंग भी देगा और कई प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। इस प्रकार के कई चीजें यह करने वाला है और यह शुरू किया गया बलौदा बाजार भाटापारा जिला प्रशासन द्वारा। अब देखते हैं इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देना नहीं, युवाओं को रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना, यस। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ के दूसरे विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह विशेष आर्थिक क्षेत्र बनने वाला है नवा रायपुर में और यह बनाया जा रहा है पॉलीमेटेक कंपनी द्वारा। पॉलीमेटेक कंपनी यही जो है सेमीकंडक्टर प्लांट भी, सेमीकंडक्टर चिप प्लांट भी
छत्तीसगढ़ में लगाने वाली है। गैलियम नाइट्राइड बेस यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर वह इसमें बनने वाला है। नवा रायपुर के दूसरे विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए किस कंपनी को स्वीकृति प्रदान की गई है, यह भी हमने देख लिया। टाटा नहीं, फॉक्सकॉन नहीं, पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नया टोल फ्री नंबर क्या होगा? एक मुख्यमंत्री नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। किसी भी प्रकार की आपको असुविधा है, किसी भी प्रकार की शिकायत है, आधार कार्ड नहीं बन रहा, किसी भी प्रकार के अन्य कार्ड नहीं बन रहे, आप इस पर फोन करें, इस समस्या का निराकरण किया जाएगा और यह नंबर है 1076 ऑप्शन सी। रायगढ़ किस प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल करने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है? तो रायगढ़ के अंतर्गत जो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया है, लैंड एक्विजिशन प्रोसीजर, इसको पूरी तरीके से डिजिटल रायगढ़ जिला प्रशासन ने किया है। इसके लिए प्रदेश का पहला जिला बना है। प्रदेश के अन्य किसी भी जिले में इसको पूर्णतः डिजिटल अभी तक नहीं बनाया जा सका। अत्याधुनिक आईटी पार्क का लोकार्पण छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया गया? आईटी पार्क आप जानते होंगे, यह दुर्ग जिले में इसका लोकार्पण किया गया है, भिलाई वाले क्षेत्र में। कामयाबी वैन का संचालन किस पहल के तहत किया जा रहा है? तो अभी हमने जो देखा था कामयाबी पोर्टल था वो अलग था, यह कामयाबी वैन अलग है। नीति आयोग द्वारा यह वैन संचालित किया जा रहा है। एक कस्टमाइज्ड कार है, इसके अंतर्गत वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से बच्चों को प्रशिक्षण, जो बच्चों को डिफिकल्ट कंसेप्ट है वो समझाया जा रहा है, इनको विज्ञान की शिक्षा में बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रकार का क्या है, यहाँ पर कस्टमाइज्ड वैन होगा। अंदर क्या है, कुछ जैसे टीवी है, कंप्यूटर्स हैं, ये सब इसमें रखे होंगे। जो भी डिफिकल्ट कंसेप्ट है उनको मॉडल के थ्रू इनको समझाया जाएगा। कंप्यूटर, टीवी वगैरह में मॉडल बनाकर 3D मॉडल दिखा करके, जैसे हम गेम खेलते हैं ना उस तरीके से, उसको बोला जाता है वर्चुअल रियलिटी। और जो हम कई बार देखते हैं ना, ऐसा लोग दूरबीन जैसा कुछ पहने होते हैं आंख में लगाए हुए, और उनको यह एहसास होता है कि जो वो सीन इसमें देख रहे हैं वो वहां पर पहुंच गए। यदि हिमालय में दिखेगा तो आपको लगेगा हिमालय में आप पहुंच गए, पूरा वैसा ही आपको फील होगा। उससे बोला जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो यह जो कामयाबी वैन का संचालन किस पहल के तहत किया जा रहा है? यह पहल है मिशन कामयाबी। और इसका उद्देश्य क्या है? जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल के, उनको विज्ञान की शिक्षा में बढ़ावा देना। स्टेम शिक्षा, मुख्यतः स्टेम शिक्षा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। अमेरिका से भारत वापस लाई जा रही भगवान अवलोकितेश्वर की दुर्लभ कांस्य प्रतिमा मूल रूप से छत्तीसगढ़ के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो यह पुरातात्विक स्थल था सिरपुर। यहाँ से यह प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसे बाद में यह 1939 को प्राप्त हुई। 1982 में चोरी हो गई, महंत घासीदास संग्रहालय में इसे जहाँ संरक्षित करके रखा गया था वहां से ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू ये यूएसए पहुंच गई। अब यूएसए से वापस भारत लाई जा रही है और होपफुली ये वापस से महंत घासीदास संग्रहालय में फिर से रखी जा सकेगी। रुद्रेश्वर धाम, जिसे लगभग 20 करोड़ रुपए की समग्र कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा, किस जिले में स्थित है? यहाँ पर भी एक कॉरिडोर परियोजना बनाई जा रही है और यह जिला स्थित है धमतरी। धमतरी में यह रुद्रेश्वर धाम स्थित है। रुद्री आप सुने होंगे, रुद्री नहर, उसी के पास यह रुद्रेश्वर धाम स्थित है। गुजरात में आयोजित सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर एवं कांस्य पदक किसने जीता? तो जहां 53 केजी देखें वहां पर बिल्कुल आंख बंद करके मार सकते हैं ज्ञानेश्वरी यादव। ये इसी वेट वर्ग में खेलते हैं, इसी भार वर्ग में ये खेलते हैं, ज्ञानेश्वरी यादव। दिव्यांशु देवांगन का संबंध किस खेल से है? तो इन्होंने क्या किया, अभी जो मिस्र के काहिरा में एक जूनियर वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था उसमें इन्होंने मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड मेडल जीता है। और यह जूनियर वर्ल्ड कप किस इवेंट का था? वह था शूटिंग का, एयर राइफल शूटिंग। तो ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर, इनका संबंध है शूटिंग से। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, फुटबॉल बालक खिलाड़ियों के लिए पहली आवासीय खेल अकादमी किस संभाग में प्रारंभ की जा रही है? तो यह आवासीय खेल अकादमी होगी इन तीनों खेलों के लिए और यह शुरू की जा रही है बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग में। फेडरेशन कप 2026 में 100 मीटर दौड़ 10.15 सेकंड में पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले अनिमेश कुजूर किस जिले के निवासी हैं? तो यह आपको मालूम होगा, अनिमेश कुजूर जो है वह जशपुर जिले के निवासी हैं। ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही कौन है? अभी हाल में खबर आई थी कि ये इस माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए निकली हैं और यह पर्वतारोही है अमिता श्रीवास, जांजगीर चांपा से जो बिलोंग करते हैं अमिता श्रीवास। अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो पर आरोहण की तैयारी कौन कर रही है?
छत्तीसगढ़ से जो बिलोंग करती है। यह देखिए, अभी माउंट एवरेस्ट हमने देखा अमिता श्रीवास ने क्लाइम किया है। ऐसे ही चूंकि माउंट एवरेस्ट एशिया का हाईएस्ट पीक है, वैसे ही जो हमारा साउथ अमेरिका अफ्रीका है उसका हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो, और उसमें जो क्लाइम करने की प्लान कर रही है वह छत्तीसगढ़ की जो पर्वतारोही है उनका नाम है अंकिता गुप्ता। अंकिता गुप्ता। जगदलपुर में किस खेल की बोर्डिंग एकेडमी प्रारंभ की जाएगी? हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल। इसमें उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अभी हमने कुछ समय पहले देखा, उसी को थोड़ा पलट करके पूछा गया है कि जगदलपुर में जो आवासीय खेल एकेडमी था उनमें किन किन खेलों को शामिल किया गया था? हॉकी, तीरंदाजी एवं फुटबॉल। छत्तीसगढ़ में हाल में ही किस नवीनतम जंगल सफारी की शुरुआत की गई है? अभी जो हाल में ही 3 मई को शायद इसका शुभारंभ किया गया था, यह था भोरमदेव जंगल सफारी। भोरमदेव जो अभ्यारण्य है उसी के अंतर्गत लगभग 36 किलोमीटर का यहाँ पर रूट बनाया गया है, जहाँ पर आप जिप्सी वगैरह से जा सकते हैं, विभिन्न जानवरों को देख सकते हैं, उसे बोला जा रहा है भोरमदेव जंगल सफारी। माउली हिल्स में वाटर एडवेंचर गतिविधियों की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो यह देखिए, माउली हिल्स नाम सुन करके लगेगा आपको यह पहाड़ है, तो यह कोई पहाड़ नहीं है, एक झील जैसा वहां पर संरचना है। वहां पर वाटर एडवेंचर गतिविधियों की शुरुआत कर दी गई है और इसका नाम रख दिया गया है माउली हिल्स। जैसे आप कोई केचप लेंगे, उसका नाम रहता है टोमेटो फ्रेश केचप, तो वह फ्रेश नहीं हो जाता है, उसका नाम है फ्रेश केचप। वैसे यहाँ पर एक झील टाइप की संरचना है जहाँ पर एडवेंचर गतिविधि शुरू की गई है, उसका नाम रख दिया गया माउली हिल्स। ओरिजिनली ये कोई पहाड़ नहीं है और यह स्थित है कांकेर में। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। छत्तीसगढ़ का तेजी से उभरता इको टूरिज्म केंद्र माझीपाल कहाँ स्थित है? तो यह इको टूरिज्म केंद्र माझीपाल स्थित है हमारे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। 51 फीट ऊंची भव्य कांच से बजरंगबली की प्रतिमा किस पहाड़ पर स्थापित की जाएगी? तो यह ब्रॉन्ज स्टैचू होगा जो कि गजमार पहाड़ पर स्थापित की जाएगी और यह स्थित है रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 का थीम क्या था? तो यह जनजातीय गरिमा उत्सव यह क्या था मुख्यतः, जो कि भारत में जितने भी जनजातीय राज्य हैं, मुख्यतः एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा, इन सभी जगहों पर यह जो है शुरू किया गया था जनजातीय गरिमा उत्सव। इसका उद्देश्य यह था जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न जो योजनाएं हैं उनका संतृप्तिकरण करना, यानी सभी हितग्राहियों को उसका अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना। इसके लिए जो थीम रखी गई थी वह थी सबसे दूर सबसे पहले, इसीलिए यहाँ पर रखा गया थीम सबसे दूर सबसे पहले, चूंकि ये पिछड़े क्षेत्र होते हैं, कॉन्टेक्स्ट में नहीं होते हैं बाकी जिलों के साथ, इसलिए इसका नाम दिया गया सबसे दूर सबसे पहले। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 का आयोजन किस अवधि में किया गया था? तो यह जो आयोजन किया गया था वह अवधि थी 18 से 25 में, 8 दिवसीय आयोजन था। प्रथम तेलिन सती माता महोत्सव का आयोजन 21 मई 2026 को कहाँ किया गया? तो यह तेलिन सती माता मंदिर जो है वह स्थित आपके जिला कोंडागांव में, और कोंडागांव में ही यह महोत्सव का आयोजन किया गया था। तेलिन माता मंदिर यदि पूछे तो वह स्थित है आपके राजिम में, परंतु तेलिन सती माता यदि पूछे तब आपको लगाना है कोंडागांव। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कोंडागांव। तो यह था हमारा मई महीने पर बेस्ड छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स पर टॉप 50 एमसीक्यूज। इसके पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही कुछ और वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।